Hello guys, welcome to EduGiri. I hope all of you are doing great. Welcome to EduGiri's analysis. EduGiri पर हर रोज 6 PM द हिंदू का एनालिसिस होता है। यहाँ पर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं, आपके नोट्स बन जाते हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ जाती है विद रिगार्ड टू करंट अफेयर्स। राइट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आपने इस सेशन को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि आपको पता चल जाए जब भी इस चैनल पे कुछ हो। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। एंड टॉकिंग अबाउट द थॉट ऑफ द डे, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ड्रीम करते हैं, हम उसको जीने लग जाते हैं बट हम एक्शन नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई कुछ बनना चाहता है तो हम उसकी टी शर्ट्स डालने लग जाते हैं, हम लोगों को बताने लग जाते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, बट जब एक्शन लेने की बात आती है तब एक्शन नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ ड्रीम करते रहते हैं। बट इट इज़ नॉट जस्ट द ड्रीम that is going to help us in achieving the goals, it is the action। ठीक है, तो एक्शन लेना है, बी अ डूअर नॉट जस्ट अ ड्रीमर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर डिफेंस मतलब गवर्नमेंट डिफेंस, यूजी यूएनजीए abstention। abstention मतलब कुछ आया कि आप इस पे वोट करो, बट उस पे वोट नहीं किया इंडिया ने यूएन जनरल असेंबली में। The Union government, yes, एक minute. The UN government on Saturday defended its decision to abstain in a UN General Assembly vote on a resolution that called for humanitarian truce. Truce का मतलब होता है कि रोक देना, लड़ाई को रोक देना। Cease fire का मतलब, cease का मतलब stop, cease fire का मतलब stop fire in Gaza, saying it did not include explicit condemnation of October 7 terror attacks। तो यहाँ पर क्या कहा गया, एक रेजोल्यूशन आई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली वोट ऑन रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर humanitarian truce and ceasefire in Gaza। truce का मतलब क्या होता है, what is the meaning of the term truce? An agreement between enemies or opponents to stop fighting। ठीक है, तो लिखेंगे an agreement between enemies to stop fighting। सीज फायर का मतलब फायरिंग जो है वो स्टॉप कर दो, ठीक है ना। बट यहाँ पर इंडिया अब्सटेन्ड, इंडिया ने वोटिंग नहीं करी, ठीक है। इंडिया अब्सटेन्ड मतलब वोट नहीं करा इंडिया ने, अब्सटेन्ड ना यस बोला ना बोला, अब्सटेन्ड बिकॉज इंडिया ने क्या, बिकॉज एक्सप्लिसिट वो कहते कंडेम नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया, कंडेम किसको नहीं किया, क्रिटिसाइज किसको नहीं किया, 7 अक्टूबर को जो टेरर अटैक्स हुए इजराइल में, ठीक है। 7 अक्टूबर टेरर अटैक्स इन इजराइल, ठीक है। Since India's concern over omissions had not been covered by the final text of resolution, it had decided to abstain. There can be no equivocation। equivocation का मतलब क्या होता है, the use of ambiguous language to conceal the truth। ठीक है ना, आप truth को नहीं conceal कर सकते, छुपा सकते on terror, ठीक है। Calling India's position steadfast and consistent, the resolution titled the protection of civilians and upholding legal and humanitarian obligations proposed by, अब ये किसने propose करी थी, resolution titled the protection of civilians and upholding legal and humanitarian
legal and humanitarian obligations proposed by Jordan on behalf of Arab League, जो अरब कंट्रीज हैं, was passed on Friday, was passed with 120 votes in favor, 14 including the USA and UK against, and 45 abstention, 45 abstentions. ठीक है, तो इसमें से हमें क्या पता चलता है कि इंडिया ने अब्सटेन कर दिया. ठीक है ना, ये तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि इंडिया ने अब्सटेन कर दिया, इंडिया अब्सटेन्ड. ठीक है, उसके बाद हमें क्या पता चला यहाँ पर कि 14 थे इसके अगेंस्ट, जिसमें यूके और यूएस ने अगेंस्ट किया. 45 अब्सटेंशंस थी और 120 इन फेवर वोट्स थी. कि क्या है कि जो गाजा पर हो रहा है उसको रोक देना चाहिए. क्या किसकी डिमांड थी? ट्रूस. किसकी डिमांड थी? ट्रूस, रोक देना चाहिए. ठीक है ना, ट्रूस एंड सीज फायर इन गाजा. ठीक है ना, ये डिमांड जो थी उसके बारे में बात हुई. ट्रूस का मतलब क्या होता है? एन अग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज टू स्टॉप फाइटिंग. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट ऑन सैटरडे डिफेंडिंग इट्स डिसीजन टू अब्सटेन द, अरे यार ये मैंने बार रिपीट कर दिया. स्टैलिन जयशंकर हेल्प टू फ्री 12 फिशरमैन. तो 12 फिशरमैन जो हैं वो डिटेन्ड हैं मालदीव्स में. तो जो के स्टैलिन हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं, उन्होंने हेल्प मांगी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की. अगर ये ज़्यादा न्यूज़ में आएगा तब लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे. अनंत नाथ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया. Anant Nath, editor The Karwan, was on Saturday elected president of Editors Guild of India. At its annual general meeting, the guild also elected Ruben Banerjee, former editor-in-chief of Outlook, and KV Prasad, former senior associate editor of the Tribune, as its general secretary and treasurer, respectively. तो ये प्रेस वालों का मतलब है, मीडिया वालों का. ठीक है, तो इसके अंदर लिख लेते हैं, बस एक ही लाइन में लिखेंगे. अनंत नाथ elected president of Editors Guild of India. ठीक है ना, तो जो अनंत नाथ है वो बीन elected president of Editors Guild of India. ठीक है जी, चलिए आगे चलेंगे. अब यहाँ पर WHO साउथ ईस्ट एशिया मेंबर्स टू मीट टू नॉमिनेट इट्स रीजनल डायरेक्टर टू डिस्कस हेल्थ इश्यूज. तो WHO साउथ ईस्ट एशिया जो मेंबर्स हैं वो मीट करेंगे. कहाँ पर? इन न्यू दिल्ली के अंदर मीट करेंगे. एंड दे आर गोइंग टू इलेक्ट देयर रीजनल डायरेक्टर. तो अभी तक तो जो रीजनल डायरेक्टर थी वो इंडियन थी. ठीक है, 76 सेशन होगा ये WHO रीजनल कमिटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया का. ये हो जाने दो, डायरेक्टर जब चूज हो जाएगा तो पता हमें चल ही जाएगा. अभी तक पूनम खेतरपाल वॉज एन इंडियन वॉज द डायरेक्टर. ठीक है, अब नेपाल और बांग्लादेश जो हैं वो अपने अपने सेट करें कि हमारे कैंडिडेट्स को बनाओ. तो जो बांग्लादेश की हैं वो साइमा वाजेद हैं. शी इज़ द डॉटर ऑफ शेख हसीना, उज द PM ऑफ बांग्लादेश. एंड नेपाल के नॉमिनी है शंभू प्रसाद. उनको एक्सपीरियंस बहुत है, तो देखते हैं कि कौन चुना जाता है साउथ ईस्ट एशिया रीजनल का डायरेक्टर. ठीक है, इंडिया की अभी तक थी पूनम खेतरपाल सिंह, ये चेंज हो जाएंगी. ठीक है, तो तभी सारे के सारे लिखेंगे जब दिन चूज हो जाएंगे. बांग्लादेश इज बिल्डिंग मेमोरियल टू ऑनर इंडियन हीरोज ऑफ 1971. अ मेमोरियल टू ऑनर इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन 1971 at Ashuganj in Bangladesh is in the advanced stages of completion. It will have the names of around 1600 Indian soldiers inscribed on it. तो बेसिकली जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए तो बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान ही बना था. ठीक है ना, बट बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी. जो ये लोग थे ये अलग होना चाहते थे. एंड तब इंडिया ने इनकी हेल्प करी बहुत ज़्यादा. पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा कुछ गलत करी थी, तब इंडियन आर्मी ने इनकी हेल्प करी थी. तो हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो थे देवर मार्टियर्ड. एंड तो उसके अंदर ये लोग अब मेमोरियल बना रहे हैं. ठीक है ना, अ memorial to honor the Indian soldiers
who sacrificed their lives in liberation war of Bangladesh in 1971। तो अब यहाँ पे यार सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि वॉर कब हुई थी। 1970 वॉर की लिबरेशन वॉर हुई 1971 में, जिसमें इंडिया ने हेल्प करी इन लोगों की पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाने के लिए, ठीक है ना। ये कहाँ पे मेमोरियल बन रहा है? आशुगंज में, ठीक है ना, आशुगंज में बन रहा है, ठीक है। 1600, ठीक है ना, will have names of around 1600 Indian soldiers inscribed on it, ठीक है ना, जो कि जिनकी डेथ हुई, जो मार्टियर हुए वहां पर। तो 1600 कितने 1600 इंडियन सोल्जर्स का नाम वहां पर लिखा जाएगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी, तो वो कह रहे हैं इनाग्रेशन होगी, तो उसके जो मिनिस्टर ऑफ लिबरेशन, बांग्लादेश मिनिस्टर फॉर लिबरेशन वॉर अफेयर्स जो है AKM Mozammid, he is also related to the war. This will be the first memorial in Bangladesh to exclusively honor Indian soldiers from 1971 war. The foundation stone for the memorial, foundation stone कब रखा? 2021 में, ठीक है ना। फाउंडेशन स्टोन laid by PM Modi in 2021, ठीक है। उसके बाद मेजर चंद्रकांत सिंह VRC, a 1971 war veteran and author of several books on the war, introduced Mr. Haki as the first Bangladeshi who attacked the Pakistani army, जो कि अब मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं बांग्लादेश मिनिस्टर ऑफ लिबरेशन वॉर्स, बांग्लादेश मिनिस्टर ऑफ लिबरेशन वॉर्स Mr. Haki, first Bangladeshi who attacked Pakistan army in 1971। तो 1971 में इन्होंने पाकिस्तान आर्मी को अटैक किया था मिस्टर हाकी ने, हु इज नाउ गेटिंग दिस डन एंड एवरीथिंग। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या बन सकता है? हमारा क्वेश्चन बन सकता है ये वाला, वॉर कब हुई बांग्लादेश की लिबरेशन की? 1971 में। कितने हमारे इंडियन सोल्जर्स गए? 1600 सोल्जर्स, ठीक है। कहाँ पर बन रहा है ये? आशुगंज में। आशु बहुत सारे लोगों का घर का नाम होता है, गंज, ठीक है, इतने सारे गंज है दिल्ली में, ये तो आशुगंज, ठीक है ना, गंजे इंसान को भी गंज। द इंडिया टू प्रोवाइड एडिशनल फंडिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ श्रीलंकन आर्मी, श्रीलंकन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेते हैं। इंडिया टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर ट्रेनिंग ऑफ श्रीलंकन मिलिट्री। India will provide additional LKR 23 million, that is around rupees 58 lakhs। गिन लो कितने हैं यार, बहुत सारे हैं। द इंडियन हाई कमीशन सेट कन्वेड बाय, ठीक है, बस ये इतना। हमें यही पूछेंगे कौन सी नेबरिंग कंट्री को हम फंड्स प्रोवाइड करें ट्रेनिंग के लिए, तो हम लिख देंगे, मतलब हम टिक करके आएंगे श्रीलंका, ठीक है ना। और जो क्लाट वाले बच्चे हैं वो ये अमाउंट याद करें ना, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली क्लाट लिख देती हूँ। चलिए, स्टारलिंक इंटरनेट जो है वो एलन मस्क का है, और वो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस को जो एड प्रोवाइड कर रही हैं, हेल्प प्रोवाइड कर रही हैं, उनको इंटरनेट देंगे, ठीक है ना। स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस would support internet access for internationally recognized
aid organizations in Gaza। ठीक है, स्टारलिंक किसकी है? एलन मस्क की। ये इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट कनेक्शन वहाँ पर अब ख़त्म कर दिया गया है गाज़ा में, तो किसके लिए? असेस फॉर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एड ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा, ठीक है ना, जो वहाँ पे हेल्प करी हैं। ताइवान सेलिब्रेट्स LGBTQ pride after adoption rights milestone. Tens of thousands took part in Asia's largest pride parade in Taiwan's capital months after adoption rights were extended to same-sex couples. Taiwan was the, ये लिखेंगे, Taiwan was the first place in Asia to legalize marriage equality in 2019। ठीक है ना, मैरिज इक्वालिटी की मैरिज कर सकते हैं, ठीक है, और मैरिज इक्वालिटी LGBTQ लिख लो, ठीक है। इन May 2023 countries parliament passed an amendment allowing gay couples to jointly adopt children। क्या करेंगे? टू जॉइंटली अडॉप्ट चिल्ड्रन, ठीक है ना, अलाउ किया गया गे कपल्स की बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं और शादी भी रिकॉग्नाइज होगी। ईरानियन टीनेज गर्ल not wearing hijab, wearing a headscarf, died in mysterious मेट्रो इंसिडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर यार देखो, इससे पहले महासा अमीनी जो थी, अमीनी was killed for not wearing हेडस्कार्फ। ईरान की बात है ये, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है हेडस्कार्फ डालना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेट्रो इंसिडेंट में डाइड, एंड इसके अंदर अमिता से अरमिता बन जाता है, ठीक है ना। इनका नाम जो है अरमिता गिरावांड अरमिता। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। महासा अमीनी मोस्टली हर एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी लड़की की डेथ हुई है ईरान में फॉर नॉट वेयरिंग हिजाब। अब ये मेट्रो इंसिडेंट में हुई है, बट द पॉइंट दैट शी वाज नॉट वेयरिंग हिजाब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पुलिस ब्रेकअप anti-PM प्रोटेस्ट इन ढाका विद टीयर गैस रबर बुलेट्स। अब वहाँ पे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? More than 1 lakh supporters of two major Bangladesh opposition parties rallied to demand that Prime Minister Sheikh Hasina step down to allow a free and fair vote under a neutral government। ठीक है ना। Protests in Bangladesh by opposition parties demand that PM Sheikh Hasina should step down to conduct free and fair elections under a न्यूट्रल गवर्नमेंट। तो अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस क्या होते हैं? मतलब नो चीटिंग, ठीक है ना। जिसने जिसको वोट दी है उसी को वोट वो डल रही है, ऐसा नहीं हो रहा किसी और को जा रही है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सके अंडर अ न्यूट्रल गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल गवर्नमेंट? न्यूट्रल मतलब लोगों ने उसको वोट करके पावर में लेकर है, ना वो किसी की साइड है, ना वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा था जिसमें वो किसी की साइड नहीं लेंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड चीज क्या है? शेख हसीना कौन है? शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ
हसीना, daughter of country's founding leader, has been in power for 15 years. जिन्होंने फाउंड किया था बांग्लादेश, ठीक है, उनकी डॉटर है और पावर में है कब से है? 15 ईयर से पावर में है. इंडिया साइंस ऑफ विद अ whooping overall tally of 111 medals. Indian athletes created history on Saturday as they ended their Hangzhou Asian Para Games campaign. तो एशियन पैरा गेम्स कैंपेन खत्म हो गए. एशियन पैरा गेम्स सबसे पहले कहाँ पे हुई? हैंगजू. दूसरी बात, कितने मेडल जीते? 111 मेडल्स, जिसमें से कितने गोल्ड है? ऑन द कंग्रेस इंडिया, ठीक है, 29 गोल्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 31 सिल्वर है, ठीक है, और 51 ब्रॉन्ज है, ठीक है. इन देयर किटी द टोटल टैली वॉज 4 मोर देन द रिकॉर्ड 107 मेडल वन इन एशियन गेम्स रिसेंटली. तो एशियन गेम्स में कितना था? जो एशियन गेम्स दूसरी वाली थी, एशियन गेम्स दूसरी वाली गेम्स अदर वाली में हमने कितने जीते? 111 मेडल, सॉरी 107 मेडल्स जीते हैं उसके अंदर हमने, और पैरा वाली में 111. इंडिया एंडेड 5th. हमने कितना? इंडिया came 5th in medals tally, with China topping the charts. China on top. चाइना के 5-1 मेडल्स बने, 5-1 मेडल्स बने. चलो हमारे भी सही हैं. इंडिया 139 मोर मेडल्स दैन द 2018 एडिशन, विद एथलेटिक्स कंट्रीब्यूटिंग 55. Indian shuttlers contributed 21 medals, including 4 gold, while chess, archery and shooting gave 8, 7 and 6 medals respectively. The only other, ये only CLAT वाले नोट कर लें, इतनी डिटेल्स जो है वहाँ पर पूछी जा सकती हैं और किसी एग्जाम में नहीं. The only other instance of India crossing 100 medal mark in a major international multi-sport event was 101 medals at the 2010 Delhi Commonwealth Games. On Thursday, Neeraj Yadav began the gold rush by winning. तो और कौन से ये कह रहे हैं? Only other international sports event wherein India crossed 100 plus is 2010 Delhi Commonwealth Games. ठीक है. अब इसके अंदर और मेडल्स कौन कौन से हैं ये हम यहाँ पे लिखेंगे. नीरज यादव F55 जावलिन गोल्ड. उसके बाद दिलीप महादू 400 मीटर T47 रेस गोल्ड. चेस प्लेयर ठीक है. अब यहाँ पर सतीश ईनानी, ये हमें चेक करना पड़ेगा कि सतीश ईनानी का कौन सा मेडल आया. एक बार चेक कर लो. दर्पण इंडिविजुअल रैपिड 6B1 इवेंट, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन सा मेडल आया. एंड देन वी हैव प्रधान कुमार सौंदर्य दर्पण, ये टीम है. अश्विन भाई, कंचन भाई, मकवाना. ठीक है. इनका इवेंट चेक करना पड़ेगा आपको, मेडल हमें पता है. तो ये दो आप खुद चेक करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना. ठीक है. उसके बाद
यहाँ से पता चल जाएगा। सतीश इनानी, सतीश इनानी, सतीश इनानी, सतीश इनानी। नहीं पता चल रहा, मुझे मिल नहीं रहा। चलो नेट से आप चेक कर लेना, ठीक है। अब चलेंगे हम लंबे वाले एडिटोरियल्स की तरफ, फटाफट से इसको ख़त्म करेंगे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है आज। तो बात करेंगे हम वीके पांडियन के बारे में। तो वीके पांडियन ये तीसरी चौथी बार न्यूज़ में आ रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट है। हु इज़ वीके पांडियन? ठीक है, वीके पांडियन। वीके पांडियन, he used to be an IAS officer who was secretary to उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, ठीक है ना। अब उन्होंने जो अपनी IAS की जॉब है उससे रेजिग्नेशन दे दिया है एंड वो मिनिस्टर बन गए, कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। ही नाउ होल्ड्स द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ 5T ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव्स एंड नैबिन उड़ीसा, ठीक है ना। तो मतलब IAS ऑफिसर से उन्होंने एज रेजिग्नेशन दे दिया है एंड नाउ हु इज ही इज द he's a cabinet minister, ठीक है ना। he was used to be private secretary of Orissa CM Naveen Patnaik, resigned as an IAS officer, has now become the cabinet minister as chairman of 5T transformational initiatives and Nabin Odisha। तो इन स्कीम्स का चेयरमैन बन गए हैं ये। तो इज इन न्यूज़ बिकॉज ब्यूरोक्रेट थे, IAS ऑफिसर थे, एंड नाउ ही इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, ही रिजाइंड एंड ही बिकेम दैट, ठीक है ना। बस यही हमें पता होना चाहिए। इन 2019, अब ये इनिशिएटिव जिसके चेयरमैन बने हैं उसके बारे में बात करें, ये हम लिखेंगे 2019 5T इनिशिएटिव, 2019 5T इनिशिएटिव, teamwork, technology, transparency, transformation and time limit। A benchmark deciding the performance of government officials and project execution was rolled out। So basically जिनका उनको वो सेक्रेटरी हुआ करते थे CM के, नवीन पटनायक के, जो कि उड़ीसा के CM है अब, ठीक है। जो उड़ीसा के CM है, he used to be an IAS officer, VK Pandian, and now he resigned from his post, resigned as an IAS officer, became cabinet minister as chairman of 5T। 5T स्कीम क्या है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। 5T स्कीम इज एन इनिशिएटिव, ये मैंने बहुत ही गलत स्पेलिंग लिखे हैं इसके। 5T इनिशिएटिव, ठीक है, इनिशिएटिव है जिसके अंदर वो क्या करें, 2019 में स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर डिसाइडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन वाज रोल्ड आउट, कि कैसा परफॉर्म करें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वो चेक रखने के लिए ये स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिस्टर पांडियन हेडेड द इनिशिएटिव अक्यूरिंग हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर टू रिव्यू प्रोजेक्ट्स कटिंग अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही वाज ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, अब ये हो गया। तो पांडियन के बारे में पता होना चाहिए। स्पीकर कौन थे पहले US के अंदर, केविन मैककार्थी थे, एंड अब माइक जॉनसन है। ये हमने बहुत बार लिख लिया, अगर आपने नहीं लिखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, अब कौन है वो भी इंपॉर्टेंट है, माइक जॉनसन। उसके बाद विल QR कोड्स इम्प्रूव असेस टू फूड लेबल्स।
तो FSSAI हैज़ recommended, ये हम लिख लेंगे, पहले भी मैंने आपको लिखवाया है, दोबारा से लिखवा रही हूँ, as recommended QR inclusion of QR codes, ठीक है ना। तो यहाँ पे FSSA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया हुआ है तो डिटेल में नहीं लिखवा रही हूँ, ठीक है ना। और QR कोड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो जैसे वो होते हैं ना, वो डब्बा सा बना होता है, उसके अंदर कुछ पैटर्न से होते हैं, ऐसे डब्बे डब्बे वाले, है ना, वो होते हैं QR कोड्स। अब ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। कोड ऑन फूड प्रोडक्ट्स लिख देती हूँ मैं, QR कोड ऑन फूड प्रोडक्ट्स फॉर accessibility by visually impaired individuals, stating that this will ensure access to safe food for all, ठीक है ना। फूड के अंदर पता चलेगा क्या है, ठीक है, और क्या नहीं है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, और भी और डिटेल्स जो है वो इंक्लूड करेंगे। द FSSAI हैज़ एडवाइज्ड दैट these newer codes should encompass comprehensive details about the product, including but not limited to ingredients, nutritional information, allergens, manufacturing date, best before expiry, use by date, allergen warning, and contact information for customer queries. It adds that the inclusion of a QR code for the accessibility of information does not replace or negate the requirement to provide mandatory information on the product label as prescribed by relevant regulations. Product के ऊपर information provided होती है, वो तो अभी provide करनी है। Plus QR codes किसके लिए? Rights of Persons and Disabled Act 2016, which recognizes the rights of individuals with disabilities and emphasizes accessibility of health for persons with disability. इसके अंदर ये जो है ये start करने वाले हैं, राइट। हाउ डिड द QR कोड कम इनटू बीइंग? अ QR कोड इज अ टाइप ऑफ 2-डायमेंशनल मैट्रिक्स। नाउ यहाँ पर QR कोड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हम लिख लेंगे, सेकेंड पॉइंट पहले हम लिखेंगे, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, which recognizes the rights of individuals with disabilities and emphasizes accessibility of health for persons with disability। अब कोई देख नहीं सकता, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि वो क्या बाय कर रहा है? मे बी वो, या वो यू नो, मेरे ख्याल से देखने वालों के लिए ये हेल्प करेगा, या फिर मे बी वो बोल के भी बताएंगे, तो QR कोड जो होगा उसमें स्पीकिंग वाला भी कुछ होगा, तो ये इसीलिए ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अब QR कोड कब आया, मतलब ये जो डब्बे के अंदर चीज़ें हैं ये कब आई? QR कोड्स जो हैं ये कब आए? कोड, ठीक है। QR कोड क्या है ये डिफाइन करें। QR कोड इज अ टाइप ऑफ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स barcode invented in 1994, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2-डायमेंशनल बारकोड मैट्रिक्स है, 1994 में इन्वेंट किया गया, ठीक है ना। एंड व्हाट एल्स? in 1994 by the Japanese company TensoWave for labeling ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ठीक है ना। यार ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो तुमको इतनी डिटेल पूछ ली। जापानीज इंसान था डेंसोवेव, वो लेकर आया था QR कोड्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो नोट कर लेना।
चलिए, वाई पुलिस स्टेशन इंस्टॉल, वाई विल पुलिस स्टेशन इंस्टॉल डीएनए सिस्टम्स, इसके बारे में हमने कल भी बात किया था, दोबारा से आज करेंगे. इन अप्रैल 2022 द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट सीआरपीआई वाज पास बाय पार्लियामेंट. तो हम ये लिख ही लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हमारे नोट्स बन जाएंगे. तो यहाँ पे क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर, ये रेड से लिखना था, चलो मैंने ब्लू से लिख दिया. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट. ठीक है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, ठीक है, वो क्या कह रहा है. क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट कह रहा है, चलो इसको ब्लैक से लिख लेते हैं. was passed in April 2022. ठीक है. act enables police and central investigating agencies to collect, store and analyze physical and biological samples including retina and iris scans for arrested persons. The rules that would govern the Act were notified in September 2022. However, the Act is yet to be implemented fully as the NCRB, that is National Crime Records Bureau, the nodal agency, is still preparing the guidelines. ठीक है ना, Act is still to be implemented because Act still to be implemented. नोटिफाई कर दिया था मतलब कि लागू करो, बट अब जो सामान चाहिए उसको वो तो बनवाएंगे इम्प्लीमेंटेड. क्यों? NCRB, that is National Crime Records, that is National Crime Records Bureau, nodal agency, is preparing guidelines. ठीक है. The NCRB operates under Union Home Ministry. Now this is important again. NCRB operates under the Union Ministry of Home Affairs. ठीक है. उसके बाद द CRPI एक्ट रिपील्ड, ये मैं तुम्हें पहले भी लिखवाया था. CRPI एक्ट रिपील्ड मतलब किसको टेक ओवर किया? पहले कौन सा एक्ट था जो ये कर रहा था? रिपील्ड. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. ठीक है, बट जो ये वाला था, जो ये वाला एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स के टाइम का एक्ट है, ठीक है, कौन सा? CRPI एक्ट रिपील किसको किया? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920. जो ये वाला एक्ट था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी. व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्ट? whose scope was limited to collecting and recording finger impressions, footprint impressions and photographs of certain category of convicted persons and impressions of non-convicted persons on the orders of magistrate. The government said the new act made provisions for the use of modern techniques to capture and record appropriate body measurements. तो यहाँ पर जो ये वाला एक्ट था इसकी क्या लिमिटेशंस थी? was limited to collecting and recording finger impressions, footprint impressions and photographs of certain category of convicted persons and non-convicted, and impressions of non-convicted persons on the order of magistrate. तो यहाँ पे क्या था?
नाउ कैन यू रीड द टर्म्स, लाइक कैन यू लुक आफ्टर द टर्म्स। वो क्या कह रहे हैं कि फिंगर इम्प्रेशंस, फुटप्रिंट इम्प्रेशंस, फोटोग्राफ्स ऑफ कन्विक्टेड। कन्विक्टेड कौन होता है? प्रूवन गिल्टी। कन्विक्टेड कौन है? द पर्सन हु हैज बीन प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। उसके इम्प्रेशंस हम ले सकते थे, द पर्सन हु हैज बीन प्रूवन गिल्टी, उसके इम्प्रेशंस ले सकते थे, पर्सन हु हैज बीन, ठीक है ना। कन्विक्टेड क्या है? अ पर्सन हु हैज बीन प्रूवन गिल्टी, मतलब he has committed an offense, he has committed an offense, ठीक है ना। he has committed an offense, क्या किया है? he has committed an offense, ठीक है, ये पता है, तो उसका ले सकते हैं। नॉन कन्विक्टेड का अगर मैजिस्ट्रेट परमिशन दे तो, ठीक है। अब इसके अंदर जो अब वाला एक्ट है उसके अंदर बॉडी मेजर्स, टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स, नाउ, जो नाउ वाला एक्ट है उसके अंदर मॉडर्न टेक्निक्स कैन बी यूज्ड, मॉडर्न टेक्निक्स to capture and record appropriate body measurements, ठीक है ना। तो मॉडर्न टेक्निक्स तो क्या यूज कर सकते हैं? दे कैन यूज नाउ, दे कैन यूज मॉडर्न टेक्निक्स ए, एंड दे कैन मॉडर्न टेक्निक्स के अलावा क्या यूज कर सकते हैं? दे कैन टेक बॉडी मेजरमेंट्स ऑल्सो, ठीक है ना। उसके बाद द सेंट्रल बॉडी हैज बीन इंटरेस्टेड, नाउ एनसीआरबी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क टू स्टोर, प्रोसेस, शेयर, डिसेमिनेट एंड डिस्ट्रॉय रिकॉर्ड्स ऑफ मेजरमेंट्स। इंप्रेशन टेकन एट पुलिस स्टेशन विल बी स्टोर्ड इन अ कॉमन डाटाबेस मेंटेन्ड बाय एनसीआरबी। द database could be accessed by authorized police stations and prison officials across the country. Now यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? Can we make a heading separately called storage of data? Can we call it storage of data? ठीक है, तो स्टोरेज ऑफ डाटा यहाँ पर कौन करेगा? इसके हमें अलग से पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। नंबर 1, ठीक है, सेंट्रल एनसीआरबी, दैट इज अ सेंट्रल बॉडी, हैज बीन interested with the task to store, process, share, destroy, एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी करना है ये करेंगे। एनसीआरबी के पास पावर है। पुलिस स्टेशन will store data in a common database, ठीक है, maintained by NCRB, ठीक है ना। database can be assessed by authorized police and prison officials across the country। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो अथॉरिटी जिसके पास ये डाटा रहेगा वो कौन है, जो हैंडल करेगी? एनसीआरबी। कॉमन डाटा होगा, ठीक है, वो मेंटेन कौन करेगी? एनसीआरबी, ठीक है ना। और जो डाटा होगा वो कौन असेस कर सकता है? पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स अक्रॉस द कंट्रीज को असेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? पुलिस एंड प्रिजन ऑफिसर्स हैव बीन ऑथराइज्ड टू टेक मेजरमेंट्स एंड द एक्ट एक्सपैंड्स द स्कोप टू आल्सो अलाउ एनी पर्सन स्किल्ड इन टेकिंग द मेजरमेंट्स और अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एनी पर्सन ऑथराइज्ड टू टेक सच मेजरमेंट्स, ठीक है ना। पुलिस पर्सन ले सकते हैं, मेडिकल ऑफिशियल्स भी ले सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी ये मेजरमेंट्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द रिकॉर्ड्स आर टू बी स्टोर्ड फॉर 75 ईयर्स, ठीक है। तो क्या कहेंगे? द रिकॉर्ड्स आर, fourth point, the records are to be stored for कितने ईयर्स? फॉर 75 ईयर्स। तो यहाँ से हमें स्टोरेज के जितने भी 4 पॉइंट्स हैं वो पता चल गए। व्हाट इज द स्टेटस ऑन द ग्राउंड? व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड? पुलिस स्टेशन अक्रॉस हैव बीन ट्रेन टू
Police stations across have been trained to record fingerprints impressions through the National Automated Fingerprint Identification System. नफीस के बारे में हमने पढ़ा था, पर यहाँ पर हमें नफीस की क्लैरिटी मिल रही है जो अभी तक नहीं मिली थी. नफीस also under NCRB is a separate project that was launched in 2022. It assigns a unique 10-digit national fingerprint number to all suspects arrested by the police. Suspects, ठीक है, नॉट प्रूवन येट कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है. अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि हाँ उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है. What are they? They are suspects. State police have their own fingerprint database. Nafis integrates the data on a common platform, enabling the police to run countrywide search. अब यहाँ पे क्या है, स्टेट पुलिस का अपना डाटाबेस है जिसके अंदर लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं और ये सब कुछ है. बट अगर पूरी कंट्री का एक डाटाबेस है तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक क्रिमिनल जो है वो ज़रूरी नहीं एक ही स्टेट तक सीमित रहे, वो मल्टीपल स्टेट्स में भी जा सकता है और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो हो जाती है वो ईजी हो जाती है. ठीक है ना. Nafis workstations are operational in many states. Now we are going to make another pointer here and call it Nafis. ठीक है. सबसे पहले नफीस की फुल फॉर्म क्या है. नफीस की फुल फॉर्म है, नफीस इज नेशनल, नफीस इज नेशनल ऑटोमेटेड, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम. ठीक है ना. पुलिस अक्रॉस states have been trained to record finger impressions. ठीक है ना. ना इसके अंदर क्या है, नफीस इज अंडर NCRB, ये भी NCRB के अंदर आता है. सेपरेट प्रोजेक्ट launched in 2022. ठीक है. क्या करता है, assigns a unique 10-digit national fingerprint number to all suspects arrested by police. ठीक है ना. डाटा कॉमन प्लेटफॉर्म, नफीस integrates data on a common platform. ठीक है ना. easy for police to run, की इन्वेस्टिगेशन easy हो जाती है इसके अंदर. ठीक है. सो दैट्स दैट. नाउ अब हम पढ़ेंगे हिजबोला के बारे में. किसके बारे में, हिजबोला के बारे में. दिस इज अनदर टेररिस्ट ग्रुप. ठीक है. तो यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे. इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड कम बैक, then you can do that, or you can continue, then you continue because it is a little heavy. With Israel intensifying its bombardment of Gaza, in which more than 7,700 people were killed in 22 days, fears of a wider regional war are also arising. Israel started bombing Gaza, a tiny defenseless enclave of 2.3 million people, after Hamas, an Islamist militant group that controls the land strip, carried out a cross-border raid on October 7, killing at least 1,400 Israelis. So how did it all start? On 7th October, Hamas, which is an Islamist militant group, a terrorist group which is running Gaza, attacked Israel. राइट, दे वो होस्टेजेस, उन्होंने बंधक बना लिए इजरायली लोग, उनके ऊपर रॉकेट्स दागे गए और 1400 इजरायलीज की डेथ हुई. उसके बाद इजराइल आ गया, इजराइल ने अटैक किया एंड नाउ 7700 पीपल हैव डाइड इन 22 days in the strip of Gaza. After Israel started a retaliatory strikes, Hezbollah, a Lebanese Shia military group, this we need to know. ठीक है. Hezbollah, what is Hezbollah? Hezbollah, a Lebanese Shia militant that is fighting the government again, militant group that had fought Israel in the past, fired rockets into Sheba Farms. Now what is Sheba Farms?
Sheba Farms is a Lebanese territory on the border that Israel occupies. ठीक है, और ये क्यों किया? शोइंग सॉलिडेटरी, मतलब सपोर्ट शो करने के लिए, शोइंग solidarity with Palestinians, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट है पैलेस्टीनियंस। लास्ट वीक हिजबुल्लाह's लीडर हसन नसरल्लाह met Hamas and Palestinian Islamic Jihad leaders and offered support for the Palestinian resistance। तो यहाँ पर उनका जो ये पैलेस्टीनियन पे भी, गाजा और पैलेस्टीनियन एक ही मान रहे हैं ये लोग यहाँ पर, ठीक है, हम उस पे तुम्हारे साथ हैं। और ये साथ शो करते हुए हिजबुल्लाह ने, ना व्हाट इज हिजबुल्लाह, लेट्स बी क्लियर, डोंट गेट कंफ्यूज। हिजबुल्लाह इज अ मिलिट्री ग्रुप ऑफ लेबनन में है ये, ठीक है ना, जो इजराइल के साथ है। इन्होंने अपनी हमास को सपोर्ट शो करते हुए, इन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट शो करते हुए शेबा फार्म्स, जो कि एक रीजन है, अ लेबनीज टेरिटरी ऑन द बॉर्डर दैट इजराइल ऑक्यूपाइज, ठीक है ना, तो वो टेरिटरी जो है शेबा फार्म्स जो है वो लेबनीज की है बट इजराइल ऑक्यूपाई करता है, वहां पर इन्होंने अटैक किया। किसने? हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह एंड हमास आर अलग बट दे आर टुगेदर इन दिस फाइट, राइट। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो हिजबुल्लाह के लीडर का नाम हमें पता होना चाहिए। हिजबुल्लाह's लीडर कौन है? लीडर हसन नसरल्लाह, ठीक है ना। ही सेड दैट आई एम विद यू, okay, with Hamas. Ironically, the roots of Hezbollah go back to Israel's 1982 war on Lebanon, which the then Likud Prime Minister Menachem Begin said would bring 40 years of peace for Israel. So how did it all start? Hezbollah बना कैसे? यहाँ पे हमें वो पता चल रहा है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड लिख लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना करें जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसको पास्ट के साथ। तो सबसे पहला क्या है? रूट्स ऑफ Hezbollah go back to Israel's war on Lebanon in 1982, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि 1982 के अंदर इजराइल की लड़ाई हुई थी लेबनान के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हमें सब पॉइंट क्या पता चल रहा है कि विच द देन लिक्विड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। अब तब पीएम कौन था? पीएम इजराइल के थे मेनाकेम बिगिन, ठीक है, कहते बिगिन, ठीक है ना, पीएम ऑफ इजराइल थे, इन्होंने स्टार्ट करी थी। और ये ओनली क्लैट वाले याद कर लें कि कौन था पीएम, बाकी सब ये याद करें 1982 में लेबनान के साथ वॉर हुई थी। लेबनान वॉज इन ग्रिप ऑफ डिवास्टेटिंग सिविल वॉर दैट बिगैन इन, ठीक है ना। तो तब लेबनान में क्या चल रही थी? सिविल वॉर। लेबनान वॉज इन ग्रिप ऑफ devastating civil war that began in 1975, ठीक है। 1975 में जो वॉर चली, सिविल वॉर क्या होती है? इंटरनल वॉर, व्हेन ग्रुप्स आर विद इन द कंट्री, ग्रुप्स आर फाइटिंग। अकॉर्डिंग टू लेबनान्स पोस्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, पावर वॉज डिवाइडेड अमंग द कंट्री, ठीक है। तो इसका पता चलता है कि लेबनान जो था वो फ्रांस रूल करता था, फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी। तो लिखेंगे लेबनान्स पोस्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन पावर वॉज डिवाइडेड अमंग द कंट्रीज different communities. And how was it divided? Yes, so यहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटीज को जब फ्रांस छोड़कर चली गई लेबनान को, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज में कैसे पावर डिवाइड करी गई, ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंसी थी, प्रेसिडेंसी दी गई क्रिश्चियंस को, प्रेसिडेंसी टू क्रिश्चियंस, ठीक है। प्रीमियरशिप मतलब पीएम जो बनेगा वो बनेंगे सुनीज में से। तो इस्लाम के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर डिविजन है सुनीज और शियाज में, ठीक है। स्पीकरशिप
has Shias. Right now, roughly 40% of Lebanon's population are Arab Shias. तो 40% जो हैं वो अरब शियाज हैं. The influx of Palestinian refugees into Lebanon and the relocation of Palestinian Liberation Organization to Lebanon from Jordan in 1971 would create fissures in the country's delicate confessional system. While the Sunnis and Maronite Christians were the powerful, Shias were the invisible majority sidelined by the major players and post-colonial institutions. Now what happens? 40%, ये क्या कह रहे हैं कि 40% of Lebanon's population are Arab Shias. Right? They were ignored by Christians and Sunnis. मतलब क्रिश्चियंस एंड सुनीज एक हो गए और जो शिया मुस्लिम्स थे, सुनीज आर आल्सो मुस्लिम्स, दे इग्नोर्ड द शियास. Israel attacked Lebanon in 1978 and 1982, first to push the PLO out of the border region and then out of the country. 1982, PLO would agree to leave Lebanon, but one community that bore the brunt of Israel's disproportionate bombing was the marginalized Shias. तो Shias जो थे उनको ये याद रहा कि कैसे हमारे साथ इजराइल ने गलत किया. ठीक है, दिस वाज इन 1978. 1982, Israel attacked Lebanon to kick out PLO. ठीक है, PLO left in 1982. 1982 में it left. 3 years later, a geopolitical earthquake had shaken West Asia in Iran, which was an American ally. Shia mullahs captured power. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? earthquake आया और ईरान के अंदर जो शिया मुल्लास थे, शिया कम्युनिटी थी, वो पावर में आ गई थी. एंड दीज गाइज Iranian helped Iran, which was already fighting a conventional war with Iraq, sensed an opportunity in the Lebanon's chaos. The Islamic Revolutionary Guard Corps of the Iranian regime helped mobilize thousands of Shias in Lebanon in 1982 to form a loose network of what was then unofficially called Islamic resistance. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? In Iran, Shia mullahs captured power. ठीक है, helped Lebanon Shias to mobilize, form loose network called Islamic resistance. ठीक है, Islamic resistance, and eventually it was named Hezbollah. Ayatollah Ruhollah Khomeini, supreme leader of Iran, named the grouping, जो ऊपर grouping है, Hezbollah, जो लेबनन में शिया मुस्लिम्स हैं बेसिकली. इसका मतलब क्या है? लिटरली मीन्स, क्या मतलब है इसका? सिंपली लिख लो, मीन्स पार्टी ऑफ गॉड. ठीक है, तो ये सारी स्टोरी है that how Hezbollah came into power and everything. Let's read a little bit more. One of the first targets of the Islamic resistance was multinational forces deployed in Lebanon. तो लेबनान में multinational forces जो deployed थी वो US की थी. US की embassy पे ही इन्होंने attacks किया and eventually they forced the military of USA to leave Lebanon. And then Hezbollah came into being. The chief who would oversee a 7-member Shura council like the Politburo of Communist Party. The social network caters to Shia working class. मतलब बहुत तकड़ा इनका network है. Israel assassinated co-founder Abbas al-Musawi in 1992 as part of a policy of targeted killing to weaken rival outfits. Right, तो यहाँ पर
ये भी मतलब इन्होंने किया, एंड दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क. ओके, दैट्स व्हाट इट इज. जो भी लिखवाना था मैंने लिखवा दिया है इसमें. सो गाइज, इफ यू वांट टू बाय आवर लेक्चर्स, करंट अफेयर्स लेक्चर्स, इन केस यू आर नॉट एबल टू मेक नोट्स, या फिर आपका बहुत ही कभी आप अटेंड कर पा रहे हो लेक्चर्स, कभी नहीं ऑनलाइन, तो आप यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बाय कर सकते हो. यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाती हैं प्लस PDF मिल जाता है, ठीक है ना. एंड यहाँ पर 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं आपके फुल मंथ के. वो आप देखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स फुल मंथ की बिल्कुल रेडी हो जाएगी फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग. ये आपको सिर्फ और सिर्फ ₹300 पर मंथ में मिलती है, ठीक है. इट इज़ अवेलेबल ऑन loggery.in. आप ये डेली नोट्स भी बाय कर सकते हो जस्ट फॉर ₹100. एंड हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो CUET PG और MHCET के जो मॉक टेस्ट हैं वो लाइव हो गए. इन केस यू वांट टू बाय देम, यू कैन बाय MHCET 3 years एंड CUET PG. द कोड इज COQP11 जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, ठीक है. दैट्स दैट. मिलेंगे 6 PM पे कल. बाय बाय. टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट. आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन फील होती है, तो ज़रूर कमेंट करें. ओके, बाय.